नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, दो परिमित समुच्चयों में m और n अवयव है। प्रथम समुच्चय के कुल उप समुच्चयों की संख्या द्वितीय समुच्चय के कुल उप समुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है। m और n के मान क्या होंगे? ध्यान दीजिए सर, हमारा प्रश्न जो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सबसेट्स की बात कर रहा है, उप समुच्चयों की संख्या, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सबसेट्स, वो आपको 56 अधिक की बात कर रहा है। और आप कहना चाह रहे हैं कि भाई m और n के मान क्या हैं। हम लोग इस प्रश्न को बाय ऑप्शन से याद करने वाले हैं। भाई जब आपके पास में n एलिमेंट्स होते हैं, अगर मान लिया जब हम लोग ये कहते हैं कि na है ना, अगर किसी समुच्चय में n अवयव होते हैं तो उस स्थिति में उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? उप समुच्चयों की संख्या नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर n के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए सर इधर ध्यान देना कि जब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं, 1 बाय 1 ऑप्शन के लिए बात कर रहा हूं, ऑप्शन को ट्राई करना है। और जब मैं कह रहा हूं m का मान 7 है यानी 7 अवयव, और दूसरे समुच्चय में 6 अवयवों की अगर बात कर रहा हूं तो यहां पर 2 टू द पावर 7 की बात करूंगा। और 2 की घात 7 का मतलब है 2 का गुणा 4, 8, 16, 32, 64 और 128 हो जाएगा। और इधर उप समुच्चय की संख्या 2 की घात 6 की बात करूंगा, ये आपका 64 हो जाएगा। तो मुझे बताइए यहाँ पर जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो कितने का आ रहा है सर? ये आपका अंतर 64 के बराबर आ रहा है, जो कि आपके प्रश्न का आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा प्रश्न कह रहा है 56 अधिक होना है। ठीक है, लेकिन अभी ऑप्शन नंबर ए में 64 अधिक हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में। m का मान अगर 6 है और n का मान आपका 3 है, तो देखिए सर 2 की घात 6 का अभिप्राय किससे हुआ सर? 64 से हुआ। और यहाँ पर उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात 3 से 8 के बराबर हुआ। मुझे बताइए पहले के उप समुच्चय यानी समुच्चय ए के उप समुच्चय 64 है और समुच्चय बी के लिए उप समुच्चयों की संख्या 8 है, तो बताइए आपका अंतर कितना रहा? और हमारा अंतर रहा ये 6 और 8 14 हासिल 1 56 का अंतर रहा। और यही तो आपका आंसर के रूप में हमें चाहिए था, यानी 56 उप समुच्चयों की संख्या में अंतर 56 का है। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए हमारा प्रश्न है, वास्तविक संख्याओं x और y के लिए हमारा एक रिलेशन की बात कर रहा है, x r y। ठीक है, और यह रिलेशन है x माइनस वाई प्लस रूट 2। और ये रिलेशन कब बनेगा? जब यह पूरा पद अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है तो आपका यह रिलेशन बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए सर, अब जब मैं यहां पर बात करूंगा कि अगर स्वतुल्य है या नहीं है, तो स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? स्वतुल्य का मतलब है x का x से संबंध की बात होता है। और यहां पर जब x माइनस एक्स प्लस रूट 2 करूंगा तो हमारा परिणाम क्या बन रहा है? हमारा परिणाम बन रहा है रूट 2, जो अपरिमेय संख्या है, जो अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसका मतलब ये स्वतुल्य तो हो गया। अब हमें ज्ञात करना है सममित और संक्रामक के लिए बात करनी है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूं सममित के लिए, और अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई x का जो मान है हमारा, फॉर x को हम लोगों ने 2 रूट 2 मान लिया और y को हम लोगों ने रूट 2 मान लिया। अब देखिए सर, क्या x का y से संबंध बनता है या नहीं बनता है? तो हम लोग क्या कह रहे हैं, x माइनस वाई प्लस रूट 2 की बात कर रहे हैं। और x का मान हो गया 2 रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2। और जैसे ही मैं इसको देखता हूं तो इसको हल करने पर 2 रूट 2, यानी कि यह अपरिमेय संख्या की बात आती है। तो इसका मतलब x का y से संबंध तो है, और सममित होने के लिए क्या होना चाहिए? y का x से संबंध निकलना चाहिए। अगर मैं y के x से संबंध की बात करता हूं तो यहां पर पोजीशन y माइनस एक्स प्लस रूट 2 हो जाए, तो y का मतलब हो गया रूट 2 माइनस 2 रूट 2 और प्लस में रूट 2, और आपके दिमाग में आएगा 0, और 0 जो है आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है। समझ गए? इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब मैं इन एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं, है ना, 2 रूट 2 और रूट 2 की बात ले रहा हूं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय परिमेय दोनों संख्याएं इसके अंदर शामिल होने वाली है। तो आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि हमारे दिमाग में आ रहा है एक्स का वाई से तो संबंध था, लेकिन वाई का एक्स से संबंध स्थापित नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ सर? सममित ये नहीं है। और इसी क्रम में अगर ये सममित नहीं है तो संक्रामक की बात करता हूं, ये संक्रामक भी नहीं होगा।
ठीक है, चलिए देखते हैं सर। संक्रामक होने के लिए मान लेते हैं x का मान हम लोगों ने कर लिया, कुछ ऐसी स्थिति कर लें जिससे x और z की बात है ना आपकी बन करके आ जाए। इस प्रकार से x और z की बात करूंगा मैं, तो x का मान फॉर एग्जांपल √2 की बात कर लेता हूँ, y का मान 3√2 की बात कर लेता हूँ, और z का मान मैं यहाँ पर 2√2 की बात कर लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं सर क्या x का y से संबंध बना या नहीं बना। तो x और y का मतलब है x माइनस वाई प्लस √2 से, x का मतलब हुआ √2 माइनस y का मतलब हुआ 3√2, ठीक है, और प्लस में √2, कुल मिलाकर के हुआ माइनस का √2, यानी यह अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये आपके दिमाग में आ जाए। अगर मैं इसका y का x z से संबंध की बात करूंगा, y आर z, तो इसका मीनिंग क्या बनता है कि y माइनस z प्लस √2, और y का मान हम लोगों ने माना था 3√2 माइनस में 2√2 प्लस में √2। देखिए 3√2 में से 2√2 चला गया, √2 और √2 और √2 मिलकर के क्या हो गया 2√2। इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय है। इसका मतलब आपके दिमाग में एक चीज तो आ गई। क्या चीज आ गई कि भाई x का y से संबंध है और y का z से संबंध है। अब मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ क्या x का z से संबंध है या नहीं है संक्रामक होने के लिए। ये रिजल्ट है x माइनस z प्लस √2, और x का मान कितना है, x हमारे पास में यहाँ पर है, क्या माना हम लोगों ने, x को √2 माना और z को 2√2 माना। तो ये पोजीशन बनी √2 माइनस 2√2 प्लस √2, जो कि 0 हो गया, और यह आपकी अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब क्या दिमाग में आ रहा है आपके, हमारे दिमाग में आ रहा है कि x का y से संबंध है, y का z से संबंध है, लेकिन x का z से संबंध नहीं निकल पा रहा है क्योंकि वह अपरिमेय संख्या नहीं बनी। इसका मतलब संक्रामक भी ये क्या है, नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा, केवल और केवल स्वतुल्य होगा, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। अच्छा एक बात और ध्यान करें कि जब हम लोगों ने शुरुआत की थी स्वतुल्य निकल गया और उसके बाद पता लगा कि सम्मित नहीं है, और अगर सम्मित नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही कट गया सर, केवल सम्मित है ऐसा कह रहा है, और अगर सम्मित नहीं है तो तुल्यता संबंध भी नहीं होगा, ठीक है ना। और चूंकि हमारा प्रश्न कह रहा है स्वतुल्य है और 4 में से एक ही ऑप्शन सही है, और हम कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए 100% सही है, स्वतुल्य हो गया, तो फिर संक्रामक भी नहीं है। भाई 4 में से जब एक ऑप्शन सही है इसका मतलब दूसरा ऑप्शन तो गलत है अगर स्वतुल्य की बात है। वापस से ध्यान देना, जो मैं चीज कहना चाह रहा हूं इसको गंभीरता से आप लें कि देखिए हो सकता है कि हम सममित के लिए और संक्रामक को सोचते समय, ठीक है ना, उसको सोच लिया हम लोगों ने, तो हो सकता है कि हम लोग इस प्रकार के नंबर्स को नहीं सोच पाए जिससे सम्मित और संक्रामक नहीं निकले। कोई दिक्कत नहीं सर, ऑप्शन इतने बढ़िया से हैं। देखिए स्वतुल्य की जब हम लोगों ने बात की तो कहा कि स्वतुल्य है, ध्यान दीजिए। अब स्वतुल्य है का मतलब भाई या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा स्वतुल्य होने का मतलब, और या फिर ऑप्शन नंबर 4 होगा, इसके अलावा कोई संभावना नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य तो है सर। और अगर स्वतुल्य है तो केवल सम्मित, ये उत्तर तो मेरा नहीं हो सकता, केवल संक्रामक तो ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता, और स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक होने पर वह तुल्यता संबंध होगा। और जैसे ही मैंने गया कि सम्मित नहीं है तो सम्मित नहीं है तो इसका मतलब तुल्यता भी नहीं है, तो स्वतुल्य आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है fx आपके पास में दे रखा है, fx की वैल्यू है हमारे पास 3x प्लस 2 बटे में 5x माइनस 3 है, और मुझे f इनवर्स x को ज्ञात करना है। चारों ऑप्शन की बात कर रहा है, f और f बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तो f इनवर्स x के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, और f इनवर्स x कैसे निकालते हैं कि जो भी फंक्शन है उसको y के बराबर करते हैं और x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए सर, हम लोग ऐसा करेंगे कि fx इज इक्वल टू y के बराबर करने पर x जो हो गया वह f इनवर्स y के बराबर हो गया, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, और मुझे इस 3x प्लस 2 बटे में 5x माइनस 3 को y के बराबर करते हुए x का मान मुझे y के पदों में ज्ञात करना, क्योंकि ये x का मान जब y के पदों में आएगा तो ये f इनवर्स y को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है ना। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 5xy माइनस 3y बराबर 3x प्लस 2, हम बात कर रहे हैं x का मान y के पदों में, x वाले सभी लेफ्ट में लेना, तो यहाँ से 5y माइनस 3x कॉमन निकालने के बाद में इज इक्वल टू 2 प्लस 3y, और यहाँ से x बराबर क्या हो गया सर 3y प्लस 2 अपॉन में 5y माइनस 3, ये हो गया नंबर 2। हम लोग बात करना चाह रहे हैं, कंपेयरिंग करने की बात करेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से स्थिति बन रही है 3y प्लस 2 बटे में 5y माइनस 3
बराबर एफ इनवर्स वाई, और अगर मुझे एफ इनवर्स एक्स चाहिए यानी वाई को एक्स के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं तो 3x प्लस 2/5x माइनस 3, और ये चीज जो है आपकी एफ एक्स के बराबर हो गई। तो एफ इनवर्स एक्स एफ एक्स के बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर रहा। चलते हैं सर अगले प्रश्न के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। देखिए हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, लिमिट की बात कर रहा है। गौर कीजिए, प्रश्न ये है लिमिट 1 प्लस एक्स प्लस कोई फंक्शन ऑफ एक्स है अपॉन एक्स पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई क्यूब आपको दे दिया है, और हमारा प्रश्न कह रहा है कि एफ एक्स किसके बराबर है। मैं इसको ऑप्शन के माध्यम से करना चाहूंगा। और देखिए हम लोग जो स्टैंडर्ड लिमिट के बारे में बात करेंगे, और स्टैंडर्ड लिमिट जब हमारी होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 की बात होती है, और हम लोग कहते हैं 1 टू द पावर इन्फिनिटी जो होती है वो e के बराबर होता है। समझ गए ना। और जब 1 टू द पावर इन्फिनिटी जब e के बराबर हुआ तो ये पोजीशन बेसिकली हमारी क्या है सर, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां पर 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x जो रहा ये बेसिकली आपका e के बराबर है। कारण क्या है कि अगर मैं x का मान 0 रखूंगा तो ये 1 की घात अनंत रूप आपके पास में है, ठीक है ना। और जब मेरा प्रश्न कह रहा है कि e क्यूब हो, तो e क्यूब होने का मतलब क्या है कि यहां पर इसकी पावर 3 और होनी चाहिए तभी तो e क्यूब होगा। तो चलिए सर हम लोग बाय ऑप्शन इसकी बात करना चाह रहे हैं कि भाई इसके अंदर कैसे 3 पावर हम लोग इसके अंदर कन्वर्ट करें, ठीक है ना। तो बाय ऑप्शन आप इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो बाय ऑप्शन के अंदर जब मैं ऑप्शन नंबर सी को देखता हूं तो देखिए हमारी पोजीशन क्या है, लिमिट 1 प्लस एक्स एफ एक्स का मान है 2x² बटा x पावर है 1/x, यहां से x से x कट जाएगा तो ये पोजीशन बन रही है लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये पोजीशन है 1 प्लस 3x टू द पावर 1/x। जब मैं स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो देखिए जब यहां पर x है तो पावर में भी 1/x का फॉर्म होना चाहिए, और जब मैं कह रहा हूं यहां पर 3x है तो पावर में इस स्थान पर क्या हो 3x होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान दो, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 के स्थान पर अगर मैं 3 से गुणा करता हूं, अगर x 0 से पास में है तो उसका तिगुना 3x भी टेंड्स टू 0 की बात करेगा, 1 प्लस 3x, और होल पावर यहाँ पर 3x करने के लिए मुझे 3 से गुणा भाग करना पड़ेगा। तो ये आपकी स्टैंडर्ड लिमिट हो गई 1 टू द पावर इन्फिनिटी रूप हो गया, और इसका मान क्या हो गया e क्यूब हो गया, और जो कि आपका राइट हैंड साइड है। तो बाय ऑप्शन और स्टैंडर्ड लिमिट को जब हमने यूज किया तो उत्तर सी आपके प्रश्न का आंसर रहा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं सर। आसान सा प्रश्न है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और सम्मिश्र संख्या के वर्गमूल की बात कर रहा है। यहाँ इस प्रश्न में a का मान -7 है, b का मान -24 है। वर्गमूल निकालते समय सबसे पहले सम्मिश्र संख्या के मापांक की बात की जाती है, रूट में a² प्लस b² की बात की जाती है। मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा इसको, a² यानी -7 का स्क्वायर, b² -24 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर 49, -24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ने पर 625 का वर्गमूल कितना हो गया 25 हो गया। तो ये मॉड ऑफ z का मान हो गया। अब ध्यान दीजिए a माइनस आयोटा b रूप होता है, उसका वर्गमूल प्लस माइनस, देखो मैं यहाँ दोनों चीजें लिखवा देता हूँ, चलो a प्लस आयोटा b होने पर प्लस माइनस रूट में मॉड ऑफ z प्लस a/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z माइनस a/2, ये हमारा होता है सर। और अगर रूट में a माइनस आयोटा b की बात करता हूं तो हमारा फॉर्मूला होता है मॉड z प्लस a/2 माइनस आयोटा रूट में मॉड z माइनस a/2, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। यानी ध्यान क्या रखना है कि अगर आयोटा के सामने प्लस का निशान है तो यहां पर भी आयोटा के सामने प्लस का निशान रहेगा, आयोटा के सामने माइनस का चिन्ह है तो आयोटा के सामने माइनस का चिन्ह रहेगा, बाकी सारे जो है सिंबल्स हैं साइन है वो सब कुछ सेम टू सेम है। तो चलिए सर देखते हैं, जब मैं इस प्रश्न के बारे में डिस्कस यहाँ पर करना चाहूँगा तो हमारी पोजीशन क्या बन रही है उसको गौर करना कि जब मैं इसको देखूंगा तो स्थिति क्या बन रही है। प्रश्न है हमारा रूट में -7 -24 आयोटा, यानी फॉर्मूला नंबर सेकंड को आपको अप्लाई करना है, और जब फॉर्मूला नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, और यहाँ पर फॉर्मूला नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ, रूट में मॉड z हो गया 25 प्लस a का मान -7/2 माइनस का आयोटा रूट में 25 माइनस -7/2। चलिए इसको हल करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या रहा, प्लस माइनस 25 में 7 गया, 18 में 2 का भाग गया, 9 का वर्गमूल आया 3,
और इधर 25 प्लस 7, 32 में 2 का भाग देने पर 16 का वर्गमूल 4, तो 3 माइनस 4 आयोटा, ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का आंसर है, प्लस माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, एक सम्मिश्र संख्या के बारे में बात की जा रही है और सम्मिश्र संख्या के अंदर इसका अधिकतम और न्यूनतम मान के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो गौर कीजिए, जब आपके पास में इस प्रकार की स्थिति है z प्लस 1/z इज इक्वल टू a, ध्यान दीजिए, जब हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोगों ने ये देखा होगा सर, आपने त्रिभुज असमीकाओं में z1 प्लस z2 जो होता है वो ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 के बराबर हुआ करता है, होता है नहीं होता है। तो यहां पर जो हम लोग जो बात करने वाले हैं सर, उसको ध्यान देना, मैं इसको जो है ऐसा लिखूंगा, मॉड ऑफ z माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ z, ठीक है। और इसको जो हम लोग लिखने वाले हैं, जब अलग अलग कर दिया हम लोगों ने, तो ये क्या बन रहा है सर, लेस देन इक्वल टू a। तो मुझे इसको जो है लेस देन इक्वल टू को छोड़ करके इस समीकरण को आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है सर। तो देखिए, हम जब इस समीकरण को हल करने वाले हैं तो पोजीशन हमारी बन रही है मॉड z माइनस, इसको असमीका को समीकरण में कन्वर्ट कर रहा हूं सर मैं, ठीक है ना। तो 1 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस a बराबर 0, इसको समीकरण के अंदर कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। मॉड z को एलसीएम लेकर के छोड़ दिया, तो मॉड z स्क्वायर माइनस में a मॉड ऑफ z माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। और जैसे आप इसको हल करते हैं तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बन रही है, मॉड z की बात कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला धराचारी फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a की बात कर रहा हूं। तो माइनस ऑफ माइनस a प्लस माइनस का निशान रूट में बी स्क्वायर यानी कि माइनस a का स्क्वायर माइनस 4 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये जो रिजल्ट रहा आपका, ये रिजल्ट है a प्लस माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2। और जब इसमें बात करूंगा तो अधिकतम मान के लिए मैं इसके अंदर धनात्मक चिन्ह को लेने की बात करूंगा, तो ये हो रहा सर a स्क्वायर प्लस 4 बाय 2। ये आपके प्रश्न का जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है। जब मैंने 4 ऑप्शन को देखा तो पता लगा a प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 बाय 2 ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको मिल रहा है। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी रहा। और इसके न्यूनतम मान की जब बात करूंगा तो मैं यहां पर इस a को, क्योंकि ये मॉड फंक्शन है सर, है ना, तो मॉड के लिए कि जब मॉड हटता है तो सामने की ओर क्या होता है सर, प्लस माइनस दोनों ही होते हैं। जैसे मान लिया मैं कह रहा हूं कि मॉड ऑफ 3 ये 3 के बराबर है और मॉड ऑफ माइनस 3 क्या हो रहा है, यहां पर भी 3 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मॉड हटाना चाहूंगा या इसका वर्क करना चाहूंगा तो हम लोग प्लस माइनस 3 का तो वर्क करने वाले हैं। तो आप जब न्यूनतम मान की बात करने वाले हैं तो ऐसी स्थिति में a के स्थान पर आप माइनस a लेकर के सॉल्व करेंगे, और जब माइनस a लेकर के सॉल्व करेंगे, या यूं कह सकते हैं कि यहां पर असमीका का निशान बदल करके आप हल करेंगे, माइनस से गुणा करके सॉल्व करेंगे, तो आप अपना उत्तर दूसरा वाला प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, एक ही उत्तर आपके लिए पर्याप्त है, आपको अपना आंसर मिल चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 3 समतलीय सदिश ABC के लिए। देखिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है और यहां पर गलती होने की हमारी प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी है, हम लोगों ने ये पढ़ा है सर, ब्रैकेट a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a, अगर ये जोड़ के निशान में है तो हमारा परिणाम क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट a b c ये होता है। वापस ध्यान देना, अगर इन प्लस के स्थान पर माइनस का निशान होता है तो हमारा उत्तर क्या होता है, 0 होता है, और प्लस के स्थान पर अगर गुणा होता है तो हमारा उत्तर ब्रैकेट a b c का होल स्क्वायर होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है सर। वापस से ध्यान देना कि अगर मैं बात कर रहा हूं 3 सदिशों के लिए, है ना, a b c, अगर ये सदिश हैं तो ध्यान दीजिए, जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a ये बराबर होता है 2 a b और c के, ठीक है। अगर मैं यहां पर बीच में माइनस का निशान कर देता हूं ऐसा, ठीक है, तो ये परिणाम क्या होता है हमारा, 0 के बराबर होता है। और यहां पर a क्रॉस b, b क्रॉस c और अगर c क्रॉस a की बात करता हूं तो हमारा परिणाम इन जनरल क्या होता है, ब्रैकेट a b c का होल स्क्वायर, ये परिणाम होता है। और लगभग हमारी जानकारी में होंगे, लेकिन अब ये परिणाम के साथ में उसने और क्या कह दिया, इसको ध्यान देना, और कह दिया समतलीय सदिश होना, ठीक है ना। तो इसका तो परिणाम ये वाला बन करके आता है इक्वेशन नंबर 1, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि a b c अगर समतलीय हैं,
अगर समतलीय होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, तो ब्रैकेट ए बी सी क्या हो जाता है सर, जीरो के बराबर हो जाता है। तो अगर मैं ये जीरो, चूंकि ए बी सी ब्रैकेट का मान जीरो है, इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं, तो मेरे प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है सर, जीरो रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर होगा। ध्यान दीजिए, हो सकता है कि जब आप इस प्रश्न को हल करें तो अधिकांश के दिमाग में ऑप्शन ए इसमें रहे। ऑप्शन ए रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी रहता है, लेकिन ये उसी स्थिति में रहता है जब ए बी सी सदिश दिए हैं या ए बी सी जो है असमतलीय सदिश हैं, तो 2 ब्रैकेट ए बी सी रहेगा। और समतलीय होने की स्थिति में ब्रैकेट ए बी सी का मान जीरो होने के कारण, भाई जब चूंकि इसका मान जीरो हो गया तो हमारा उत्तर जीरो हो गया। यानी कहने का मतलब दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि अगर असमतलीय है तो ये 3 परिणाम है हमारे पास में, और अगर एबीसी समतलीय सदिश है तो तीनों का एक ही परिणाम है जीरो, क्योंकि जब ब्रैकेट एबीसी जीरो होगा तो यहां भी जीरो का स्क्वायर, ऊपर भी जीरो का 2 से गुणा, और दूसरा तो ऑटोमेटिक जीरो है ही है। तो समतलीय सदिश होने पर आपका परिणाम निश्चित रूप से हर स्थिति में जीरो रहेगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है, डी बाय डी एक्स ऑफ 10 कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। सबसे पहला काम, मुझे इस कॉस इनवर्स को बदलना है टेन इनवर्स के अंदर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जो है इसको मौखिक रूप से बदलने की स्थिति में रहेंगे सर। देखिए, आपके दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए कि भी अभी मेरे पास में क्या है, अभी मेरे पास में कॉस इनवर्स एक्स है। कॉस इनवर्स एक्स का मतलब एक्स बटा एक से है, और ये आपका आधार बटा कर्ण है। कॉस की बात कर रहा हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है। मुझे इसको बदलना है टेन इनवर्स में। इसका मतलब मुझे लंब बटा कर्ण चाहिए, सॉरी लंब बटा आधार चाहिए, ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। तो बताइए परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और आधार आपका x हो गया। तो चलिए बताइए टेन इनवर्स के साथ में क्या लिख दूं, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और होल स्क्वायर। यहां से 10 से टेन इनवर्स आपका एडजस्ट हो गया, इसका मान जो है ये हट गया। तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया सर, क्यों टेन इनवर्स आपका हट गया है सर। चलिए, तो डिफ्रेंशिएशन किसका हो गया, वर्ग करने पर हमारी स्थिति रहेगी, वर्गमूल हट गया और पोजीशन बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं। तो हर ऐसा अवकलन अंश माइनस अंश अवकलन हर बटे में हर का स्क्वायर, और सॉल्व करने पर माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2x प्लस का 2x क्यूब अपॉन में x टू द पावर 4, 2x क्यूब पॉजिटिव नेगेटिव कटने के बाद हमारा रिजल्ट रहा माइनस 2x अपॉन x टू द पावर 4। x से x टू द पावर 4 कट गया और x क्यूब हो गया, तो परिणाम रहा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो चलिए सर, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर रहने वाला है। आगे बढ़ता हूँ सर, अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। हमारा प्रश्न है, एक प्यारा सा प्रश्न है सर, इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स की घात 2/7 और बटे में 1 प्लस कॉस एक्स की घात 9/7 dx इस प्रकार है। सबसे पहला काम क्या करने वाला हूँ, मैं कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने वाला हूँ जिससे कि एक कट जाए, ठीक है ना। तो गौर कीजिए, कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला ऊपर के लिए तो लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे हर के अंदर लगने वाला है कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 के रूप में, ताकि 1 कट जाए। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 1 कट गया है फॉर्मूला लगाने के बाद, है ना, और सीधा अप्लाई कर रहा हूँ। तो ऊपर की ओर रहा सर 2 टू द पावर 2/7, और ऊपर साइन का फॉर्मूला है, इसलिए क्या बचने वाला है सर, साइन टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसा रहा सर। यह एक बार पूरा लिख लें, है ना, फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं लेकिन पूरा रिजल्ट मैं आपके लिए लिख रहा हूं। तो ये परिणाम रहा 2 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल टू द पावर 2/7, और डिवीजन के अंदर रहा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होल टू द पावर 9/7 dx। ये पोजीशन हमारी बन रही है हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने के बाद में, ऊपर साइन स्क्वायर का पद, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का पद बचने वाला है। तो चलिए मैं इसको हल करता हूं। तो ऊपर तो हो गया सर 2 टू द पावर 2/7, यहां हो गया साइन टू द पावर, गुणा करने पर घातों का 4/7x, हर में 2 टू द पावर 9/7, और यहां पर हो गया सर कॉस स्क्वायर 2 का गुणा करने पर 18/7x और dx। चलिए
मैं यहाँ पर तो पहले की बात कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने पर, है ना, आधार समान भाग की संक्रिया घातें घटेगी, तो यहाँ पर 2/7 माइनस 9/7 ऐसे घात घटा देता हूँ। ऊपर की ओर है साइन 4/7x, जितना साइन है उतना कॉस अलग कर दिया मैंने, इसमें से 4/7x का कॉस अलग कर दिया, और उसके साथ में बच गया कॉस 14/7x dx। समझ बात आ गई ना, क्योंकि आधार समान है, कॉस कॉस घातें जुड़ेगी, तो 14 और 4 18 हो गया, तो 18/7 को 4/7 अलग कर दिया और 14/7 अलग कर दिया। चलिए, तो ये पोजीशन क्या बन रही है हमारी इंटीग्रेशन में, 2 टू द पावर -1 की पोजीशन बन गई, और इधर की ओर साइन बटा कॉस एक जैसे, है ना, घात वाले पद हैं, तो ये बदल गया हमारा 10 टू द पावर 4/7x। और मुझे बताइए ये चीज क्या हो गई, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सर। 14 में 7 का भाग जब गया तो 7 से 14 कट जाएगा और 2 आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स बटे में है, ऊपर गया तो क्या पोजीशन बनी, सेक स्क्वायर x/2 dx। यहाँ पर जो है x नहीं है सर, ये सारा x/2 था, यहाँ पर भी x/2 है, इधर भी x/2 है, यहाँ पर भी x/2, ये सारे सारे जो है पद अपने x/2 के हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन है x/2 और x/2 dx। क्लियर है। अब मैं इसको हल करना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं इसको 10x/2 को t मानना चाहता हूँ। अवकलन करने पर सेक स्क्वायर x/2 का हो गया 1/2 dx बराबर कौन, dt। जो हमारे काम की चीज है वो सेक स्क्वायर x/2 dx बराबर कौन है, 2 dt। क्लियर है। तो चलिए मैं इसको हल करता हूँ। 2 टू द पावर -1 का मतलब 1/2 से हुआ, इसको हम लोगों ने t माना तो t की घात 4/7 हो गया, और इसका मतलब हो गया 2 dt, है ना, सेक स्क्वायर x/2 dx 2 dt हो गया, 2 से 2 कट गया। चलिए x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा t की घात 4/7 प्लस 1/4/7 प्लस 1 प्लस c के रूप में। चलिए जब मैं आगे की ओर सॉल्व करता हूँ तो 4/7 प्लस 1 का मतलब 11/7 हो जाता है, तो t की घात 11/7 और बटे में क्या है 11/7 प्लस c, और रेसिप्रोकल करने पर हमारी पोजीशन बनेगी सर 7/11, और t किसको माना था, 10 को माना था, तो 10 की घात 11/7 x/2 प्लस c, ये आपके प्रश्न का आंसर है। तो एक अच्छा सा हमारा प्रश्न रहा, 7/11 10 की घात 11/7 x/2, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। चलते हैं सर आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा, sec x अपॉन sec x प्लस tan x की घात n dx किसके बराबर है। अब ध्यान दीजिए सर, ये भी बहुत प्यारा सा प्रश्न है इंटीग्रेशन के अंदर, और जब मैं इस प्रश्न को हल कर रहा हूं, सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए, sec x अपॉन sec x प्लस tan x की घात n है, मैं इसका परिमेयकरण कर रहा हूं सर, है ना, रैशनलाइजेशन जिसको हम लोग कहा करते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। और जब परिमेयकरण करेंगे तो विपरीत चिन्ह से गुणा भाग करेंगे, sec x माइनस tan x की घात n ऊपर गुणा कर दिया, और नीचे भी sec x माइनस tan x की घात n से गुणा कर दिया, और ये dx ऐसा लिख दिया मैंने। कोई कंफ्यूजन है सर, भाई प्लस का निशान है हर के अंदर, उसका विपरीत चिन्ह लेते हुए हम लोगों ने उसको गुणा भाग कर दिया, तो ये पोजीशन हमारी बनती है अंश में sec x हो गया sec x माइनस tan x की घात n हो गया, और हर के अंदर आप जब इसका गुणा करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की घात n dx, दोनों में पावर चूंकि n थी तो हमने कंबाइन कर दी, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। हमारी आइडेंटिटी कहती है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा प्रश्न जो मूल रूप से क्या कन्वर्ट हुआ, sec x माइनस tan x की घात n dx हो गया। चलें सर आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। गौर कीजिए, जब मैं इसको हल कर रहा हूं तो हमारी पोजीशन क्या बनेगी सर, इसको मैं कैसे सॉल्व करेंगे, sec x माइनस tan x को t मानता हूं, अवकलन करने पर sec x का अवकलन sec x tan x का हो गया sec स्क्वायर x dx, प्रतिस्थापन कर रहा हूं मैं, बराबर में कौन हो गया, dt। यहां से sec x कॉमन आ गया, पीछे रह गया tan x माइनस sec x dx बराबर dt। तो एक काम तो कर रहा हूं, यहां से क्रम बदल रहा हूं, चिन्ह को कॉमन ले रहा हूं, और उसके बाद sec का मैं इस sec का मान ले रहा हूं और इसका पक्षांतरण कर रहा हूं फिलहाल तो, ठीक है, क्योंकि मुझे sec x की बात करनी है। तो sec x हो गया 1 अपॉन माइनस कॉमन लेने के बाद, क्रम बदलने के बाद sec x माइनस
10x और dt, और इसको मैंने t माना था, तो sec x dx क्या हो गया सर? sec x dx बराबर -1/t और dt, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो चलिए सर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, ये sec x और dx को मैं इस प्रकार से लिखना चाहूँगा। तो हमारा मूल रूप से प्रश्न क्या बना, इसको हम लोगों ने लिखा था t, है ना, तो t टू द पावर n माइनस का 1/t और dt। जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी पोजीशन क्या रहेगी, माइनस बाहर आ गया, t टू द पावर n माइनस 1 dt, और जब इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो माइनस तो रहा, और ये t टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से -1 + 1 कट गया है आपका, और रिजल्ट रहा माइनस का 1/n t टू द पावर n प्लस c। इट मीन्स -1/n, और t का मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पर किसको माना था, sec x माइनस 10x को माना था, तो sec x माइनस 10x टू पावर n प्लस c, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में आया होगा कि देखिए प्यारा सा प्रश्न है, इसका परिमेयकरण किया, और परिमेयकरण करने के बाद में sec x माइनस 10x का जो पद था जिसके ऊपर n पावर लगा था, उस पद को हम लोगों ने t के रूप में माना, और वहां से कॉमन निकालने के बाद में sec x का मान, sec x dx का मान हमने निकाला 1/10x माइनस sec x, लेकिन हमने माना किसको था, sec माइनस 10, तो इसलिए माइनस भी हम लोगों ने कॉमन कर दिया, जो कि -1/t dt के रूप में हुआ। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए ब्रैकेट x जो है x का महत्तम पूर्णांक फलन को प्रदर्शित करता है। तो बताइए ये परिणाम क्या रहा, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है, ए बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx प्लस ए बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस x dx, और ध्यान दीजिए ए बी रहा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस x dx, और इंटीजर फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पर ये जो मान होता है यह -1 के बराबर होता है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं कहता हूं कि x का मान लाइक एज 3.25, ऐसा मैंने मान लिया, एक उदाहरण की बात कर रहा हूं, ये क्यों होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये दोनों का योग -1 के बराबर है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है सर, उसको ध्यान देना। जब मैं इसको यूज करूंगा तो मुझे बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का मान कितना होगा, इसका मान होगा 3, है ना, अधिकतम बड़े से बड़ा पूर्णांक 3 है। और जब मैं ऐसा -x की बात करूंगा, यानी माइनस में 3.25 की बात करूंगा, तो ये परिणाम रहा -4। और जब मैं ब्रैकेट x और ब्रैकेट -x को जोड़ूंगा तो ये 3 - 4 -1 रहेगा। आप कह रहे हो सर ये पर्टिकुलर केस हो सकता है, आप कुछ नए केस के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे x का मान लेता हूं मैं इस प्रकार से 11.375 की बात करूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ये 11 के बराबर हुआ, और यहां पर माइनस के साथ में अगर बात करता हूं मैं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी -11 जो है उससे छोटा लेकिन बड़े से बड़े पूर्णांक की बात, तो -11 से छोटा लेकिन बड़े से बड़ा पूर्णांक -12 है। और जब मैं इसको ब्रैकेट x और ब्रैकेट -x को जोड़ूंगा तो 11 + -12 जो कि क्या रहने वाला सर, -1 रहने वाला है, और ये सभी मानों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है ना सर, तो ये आपका जो है -1 के बराबर हो गया। तो चलिए मैं इसको हल कर लेता हूं, तो -x हो गया सर कांस्टेंट का, और यहां पर a और b हो गया। ठीक है, अपर लिमिट -b माइनस लोअर लिमिट -a, कुल मिलाकर के a - b, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी प्यारा सा प्रश्न था। कुल मिलाकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में आनी चाहिए। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 और 5 से 3 से विभाज्य 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। देखिए संख्याएं जो 3 से विभाजित होनी चाहिए और 5 अंकों की होनी चाहिए। मुझे बताइए 3 से भाजकता का नियम क्या है, अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। और आप देख पा रहे हैं कि जब मैं 5 अंकों में इन 5 अंकों का यूज करता हूं तो 5 और 4 9 और 3 12 2 14 और 1 15, अंकों का योग 15 बनकर के आता है। इसका मतलब क्या है कि पहला केस ये हो सकता है कि 5 अंकों की संख्या में 1 2 3 4 और 5 को लेकर के संख्याएं बना दी जाए, और इसके लिए फैक्टोरियल 5 हो जाएगा जो कि आपका 120 रहा। दूसरा केस क्या हो सकता है सर, अब देखो अंकों का योग 3 के पहाड़े में होना चाहिए, और जब मैंने कहा कि भाई 5 अंकों की संख्या मुझे चाहिए, समझ गए, मैंने अभी 0 को हटाया था तो 15 आया। अब देखो 0 को अगर मैं शामिल करता हूं
तो किसको हटा सकता हूं मैं, क्योंकि अंक तो 5 ही चाहिए और 0 को शामिल करके मैं अगर 1 को हटाऊंगा तो अंकों का योग कितना होगा सर। यहां पर अभी क्या हो रहा है, 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15 हो रहा है। अगर 1 को हटा दिया तो योग 14 होगा, तो इसका मतलब 1 हटेगा नहीं सर, ये बात तो तय हो गई। 5 अंकों को अगर 0 को लेना चाहूंगा तो 2 भी हटेगा नहीं, क्योंकि योग उस स्थिति में 13 होगा। 3 आपका हट जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में 5 और 4 9, 2 11 और 1 12 और प्लस 0। तो इसका मतलब अगली जो संख्या हमारी बन रही है वो 0 1 2 4 और 5 के प्रयोग के द्वारा बन रही है। ठीक है, इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है। और जब 0 शामिल होता है तो हम लोगों ने बात की थी 5p5, और 0 चूंकि शामिल हो रहा है तो एक एक कम करते हुए 4p4। 5p5 का मतलब फैक्टोरियल 5 है और ये फैक्टोरियल 4 है। 120 माइनस 24 और ये कितना हो गया 96। तो 2 केसेस हमारे बने, तो हमारा आंसर क्या हुआ, पहले केस का परिणाम 120, दूसरे का परिणाम 96, जोड़ने पर 216। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सर, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहा। तो उम्मीद करता हूं कि भाई ये प्रश्न जो है आपके दिमाग में आ गया होगा। 3 से भाजकता में अंकों का योग 3 के पहाड़े में होना चाहिए, और 5 अंकों की संख्या के लिए 0 हमने शामिल नहीं किया, और उसके अलावा किसको शामिल नहीं करें तो एक ही संभावना बनेगी 3 को शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर 4 को शामिल नहीं करेंगे तो अंकों का योग जो है 15 माइनस 4 11 हो जाएगा। 5 को शामिल नहीं करने पर अंकों का योग 15 माइनस 5 10 हो जाएगा। तो एक ही संभावना बनती है, 5 अंकों में या तो 0 को शामिल नहीं करें और या फिर 3 को शामिल नहीं करें। कुल मिला के 216 आपके प्रश्न का आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं सर। अंक है 1 2 3 4 से बनने वाली 4 अंकों की सभी संख्याओं का योग जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। देखिए सभी संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला है सीधा a1 a2 a3, और जितने भी अंक हैं उन सभी के लिए an फैक्टोरियल n-1 और उसके साथ में 1 1 1 1 ऐसा n बार इस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए इस फॉर्मूले को जब मैं यूज करता हूं सभी संख्याओं का योग, तो 1 2 3 4 a1 a2 a3 4 है ना। और उसी प्रकार से यहाँ पर 4 माइनस 1 होगा, और 1 1 1 1 कितनी बार होगा, 4 बार होगा। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 6 गुणा 1 1 1 1। तो ये जो होगा सर 60 गुणा 1 1 1 1, तो 6 का गुणा 6 6 6 6 और 1 0। आपका प्रश्न का उत्तर हो गया 66,660। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहेगा। क्लियर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, 3 पद आपके पास में है, घात 15 है, इसके प्रसार में पदों की संख्याएं कितनी हैं। ध्यान दीजिए भाई, अगर 2 पद हमारे पास में होते प्रसार में पदों की संख्या n+1 होती है, लेकिन अगर 3 पद हैं 4 पद हैं, और ऐसी स्थिति में प्रसार में पदों की संख्या n+r-1 cr-1 इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो यहाँ n का मान 15 है, 3 पद आपके पास में है -1 c 3 -1। वापस ध्यान देना, ये पदों की संख्या 3 होने का मतलब यहाँ पर r का मान 3 है, और जो पावर है वो n का रोल प्ले करती है। तो n+r-1 cr-1 से 15 3 18 में से एक गया 17 c2, और 17 c2 का मतलब है उल्टी गिनती 17 16, सीधी गिनती 1 2, 2 के पहाड़े से 16 कटा 8 बार, 17 का 8 से गुणा 136। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, x के बढ़ती हुई घात में x माइनस 1 बटा x की घात 3 बटा n, ठीक है, n एक धनात्मक पूर्णांक है के विस्तार में अंतिम से 5वां पद क्या है। ध्यान दीजिए, अंतिम से 5वां पद बड़ा है ना, लैंग्वेज को समझने और पकड़ने की आवश्यकता है। हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि जब इसका प्रसार किया और प्रसार करते हुए x की बढ़ती हुई घात की, अब आप जब इसका प्रसार करते हैं सर तो आप देख पा रहे हैं कि इसका प्रसार बेसिकली x की घटती हुई घात आएगा, क्योंकि देखो सबसे पहले x की पूरी घात ऐसी रहेगी, फिर x की घात 3n-1 के साथ में 1 बटा x रहेगा, तो बेसिकली 3n-2 हो गया। भाई जब आप प्रसार करेंगे ना तो प्रसार में पहला पद जो रहेगा उसकी पूरी घात 3n है, और उसके बाद में पहले की घातें कम होती रहेगी और दूसरी घातें बढ़ती रहेगी। अब और घात कम करता हूं, देखिए x की घात एक घात और कम कर दी और दूसरे पद की घात और बढ़ा दी, तो ये बेसिकली 3n-4 हो गया। तो इसका मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब इसका प्रसार करूंगा तो बेसिकली x की घातें जो है वो घटते हुए क्रम में आएगी। समझ गए। और जब घटते हुए क्रम में आएगी, इसका मतलब अगर बढ़ते हुए क्रम में लिखूंगा तो मैं पीछे से आगे की ओर लिखूंगा। ऐसा ही हुआ ना सर। वापस से ध्यान देना जो चीज हम बात कर रहे हैं, x माइनस 1 बटा x की घात 3n का अगर प्रसार करेंगे तो x की घटती घातें प्राप्त होगी। समझ गए।
अब आपका प्रश्न कह रहा है x की बढ़ती हुई घातों में चाहिए, तो x की बढ़ती हुई घातों का मतलब क्या, उल्टा क्रम चाहिए। जो सबसे आखिरी का पद है वो सबसे पहला हो जाएगा, सब पीछे से दूसरा नंबर, आगे से दूसरा नंबर, पीछे से तीसरा नंबर, आगे से तीसरा, और इसी क्रम में जब आपका प्रश्न कह रहा है पीछे से पांचवा पद, तो बेसिकली इस प्रश्न में जो पांचवा पद है, चूंकि ये x से घटती हुई घातें हैं, तो अंत से पांचवा पद बराबर प्रारंभ से पांचवा पद है। कारण क्या है कि भाई अंत से पांचवा पद ये है घटती घात में, ठीक है, और यही जब बढ़ती घात की बात करूंगा तो बढ़ती घात में अंत से पांचवा पद जो रहेगा वह प्रारंभ से पांचवा पद रहने वाला है। तो कुल मिला के पद पांचवा ही निकालना है मुझे, और टी आर प्लस 1 के लिए -1 टू द पावर आर एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर और ए टू द पावर आर की बात करना है। चलिए सर, -1 टू द पावर आर का मतलब 4 हो गया सर, क्योंकि मुझे पांचवा पद चाहिए तो आर का मान 4 रखना पड़ेगा, 4 + 1 करने पर 5 होगा। एन सी आर का मतलब यहाँ पर हुआ 3n सी, आर का अभिप्राय 4 से रहा, x पहला पद है x 3n-4 और a दूसरा पद है 1/x की घात कितना रहा, 4। जैसे इसको सॉल्व करता हूँ, -1 की 4 घात धनात्मक हो गई, 3nc4 और x की घात कितना हो गया सर, 3n-8। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, 3nc4 x टू द पावर 3n-8। ये ध्यान देना भाई, प्रश्न ने x की बढ़ती हुई घात क्या दी। अगर घटती हुई घातों की बात होती ना, या केवल अंत से पांचवें पद की बात होती, तो फिर हम लोग कुछ अलग सोचते सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भाई, सीधा सा रिजल्ट है, ए n कोटि का या n क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है सर, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है सर, a के पावर n-1 का होल स्क्वायर होता है। और अगर केवल एक एडजॉइंट होता है तो a के सारणिक टू द पावर n-1 हुआ करता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 मैट्रिक्स के बारे में बात की जा रही है। देखो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए की कोटि 2 गुणा 3 दी हुई है, मैट्रिक्स बी की जो कोटि है वह p गुणा q दी गई है, और मैट्रिक्स सी की जो कोटि है वह 2 गुणा 3 दी गई है, और हमारा प्रश्न कहता है कि ए बी बराबर सी है। अब ध्यान दीजिए भाई, ए बी पॉसिबल कब होगा, पहले तो वो ध्यान दो। ए बी पॉसिबल तब होगा कि जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए, तभी इसका गुणनफल पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो ए में ए बी संभव होगा यदि ए में स्तंभ संख्या बराबर बी में पंक्ति संख्या हो जाए। और जब ए में स्तंभ संख्या की बात कर रहे हैं तो ए में स्तंभ संख्या आपकी 3 और बी में पंक्ति संख्या p, तो p का मान तो 3 आ गया। अब जैसे ही मैं देखता हूं p का मान 3, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो चला गया, p का मान 3 यहां पर 2 जगह पर है, इसका मतलब अभी q का मान मुझे ज्ञात करना ही पड़ेगा। अब मुझे बताइए कि अगर p का मान मैंने कह दिया कि भाई ये मान 3 है, तो बताओ ए बी का गुणा मुझे करना है, तो ए बी का गुणा करने पर इसकी कोटि क्या बनने वाली सर, ए बी की कोटि बनेगी हमारी 2 गुणा q के रूप में, क्योंकि ये जो 3 है ये तो आप छोड़ दें, और 3 को छोड़ दिया तो यहां से 2 है और यहां से q है, तो ए बी की कोटि 2 गुणा q रहेगी। और यह c, और c का मतलब आपकी कोटि क्या है सर, ये 2 गुणा 3 है। और जब मैं इसकी तुलना करता हूं तो देखिए पंक्तियों की संख्या 2 बिल्कुल ठीक है, और स्तंभों की संख्या यानी q का मान कितना हो गया सर, q बराबर 3 हो गया। तो p और q दोनों 3 है, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। देखिए मैंने केवल p का मान ज्ञात करके a और c को काटना है, मैंने कहा ये 2 नहीं हो सकते। इसका मतलब हम उस स्थिति में आ सकते हैं कि अगर कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाए कि भाई हम लोग कहीं पर कुछ है ना गैस करना चाहें, वैसे संभावना आपको रखने की गैस नहीं करें, लेकिन फिर भी अगर लगे आपको कि भाई हम लोग हाँ इसके अंदर कुछ करें, गैस करने की स्थिति अगर बने, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई मैं गैस अगर करूं तो इसमें बी और डी में से मुझे करना चाहिए, क्योंकि ए और सी तो कभी होना नहीं है ना। चलिए सर, चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, यहां पर भी अधिकतम पूर्णांक की बात कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है। x ध्यान दीजिए, -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 0 होने पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया, -1 के बराबर हो गया, क्योंकि -1 से 0 के अंदर
भाई बड़े से बड़ा पूर्णांक जो x का मान या x के मान से छोटा हो, पूर्णांक तो बड़े से बड़ा हो लेकिन हो क्या, x का मान या x के मान से छोटा हो, तो x के मान के बराबर आपका -1 है। इसी क्रम के अंदर अगर मैं कह रहा हूं 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y का मान क्या हो गया, 0 के बराबर होगा। और 1 इज लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन 2 होने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन z का मान कितना हो गया, यह 1 के बराबर हो गया। ठीक है ना, क्योंकि z 1 के बराबर है, तो z के बराबर या उससे छोटा बड़े से बड़ा पूर्णांक, तो वो आपका ये हो गया। अब देखिए अपने सारणी की बात करते हैं, और हमने कहा कि भाई ये जो मान है वो किसके बराबर हो गए, ये सारे -1 के बराबर हो गए है ना, ये -1 है। ठीक है, और ये मान ये 0 के बराबर है, और ये मान आपका 1 के बराबर है। और जैसे मैं इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप करता हूं तो देखिए सर, -1 + 1 0 हो गया, -1 -1, यहाँ पर 0 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, और ये 0 हो गया। यहाँ पर 1 1 और 1 और 1 2 हो गया। चलिए मैं इसका प्रसार करता हूँ। पहली पंक्ति के अनुसार जब प्रसार करूंगा तो आपके दिमाग में आएगा सीधा 1 के साथ में इसका गुणा, पहले 0 -(-1) जो कि 1 के बराबर है। और मुझे बताइए 1 किसके बराबर है सर, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा 1 जो है वह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z के बराबर है। आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है ना, बहुत आसान सी चीज है, केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भाई, परवलय आपके पास में है y² = 4ax के बिंदु a और 2a पर खींचा गया अभिलंब परवलय को पुनः at² 2at पर मिलता है, तो t का मान क्या है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि देखिए परवलय के बिंदु t1 पर खींचा अभिलंब परवलय को पुनः t2 पर मिलता है, तो परिणाम है आपका t1, एक मिनट ये तो नाभि जीवा वाला लिख रहा था मैं, t2 इज इक्वल टू -t1 -2 अपॉन t1 है ना। t1 पर खींचा अभिलंब पुनः t2 पर मिलता है। अच्छा एक बात ध्यान करना, जो अभी मैं लिख रहा था उसके अंदर ये अभिलंब शब्द का परिणाम वो नहीं था, है ना। t1 से खींची नाभि जीवा अगर t2 पर मिलती है, फोकल कॉर्ड की बात हो रही है, तो फिर t1 t2 इज इक्वल टू -1 होगा। लेकिन जब अभिलंब की बात हो रही है तो t2 इज इक्वल टू -t1 -2/t1। और यहाँ पर t1 का मतलब किससे है सर, t1 का मतलब a, 2a से है। और प्राचलिक निर्देशांक होते हैं at², 2at होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, t किसके बराबर हो गया, t1 के बराबर हो गया, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि यहाँ पर t1 1 के बराबर हो गया। क्लियर है, क्योंकि जब मैं इसका कंपेयर करूंगा, देखिए a से a कंपेयर हो रहा है और t² का मान 1 हो गया, और 2a से 2a कंपेयर हो रहा है और t का मान 2a का गुणांक 1 के बराबर हो गया, तो t 1 है, यानी कि इस फॉर्मूले के लिए t1 आपका 1 है, और मुझे t2 चाहिए सर, -1 -2 अपॉन 1 -3। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो वापस परवलय को t पर मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी -3 आपका उत्तर है। केवल और केवल कंडीशन, ही 4 कंडीशन है, उसको आपको याद रखना है। एक नाभीय जीवा की लंबाई के लिए स्थिति आपको याद रखना है, नाभीय जीवा के लिए t1 t2 -1 होता है, ये आपको याद रखना है। t1 पर खींचा अभिलंब t2 पर मिलता है, तो t2 इज इक्वल टू -t1 -2/t1 याद रखना है। और t1 और t2 पर खींचे अभिलंब t वापस जो है पुनः परवलय पर मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में t1 t2 इज इक्वल टू 2 आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घवृत्त की कोई स्पर्श रेखा अक्षों पर बराबर लंबाई का अंतःखंड काटती है। देखिए हम बात कर रहे हैं स्पर्श रेखा, यानी बेसिकली रेखा की बात कर रहे हैं, और रेखा जो है बराबर लंबाई के अंतःखंड काटती है। तो पहले रेखा का समीकरण हम लोगों को निकालना है, जो अक्ष पर l लंबाई का अंतःखंड काटे, x अक्ष पर भी l का, y अक्ष के ऊपर भी l का अंतःखंड काटे, पहली चीज। और वो फिर हम इस दीर्घवृत्त के लिए क्या सिद्ध करने वाले हैं, स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा के प्रतिबंध से आपके प्रश्न का आंसर आएगा। तो चलिए फिलहाल मैं बात कर रहा हूं x तथा y अक्षों पर, x तथा y अक्षों पर l लंबाई का अंतःखंड, l लंबाई का अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण, अंतःखंड रूप की बात कर रहे हैं, l लंबाई का अंतःखंड है, इसलिए x अपॉन l प्लस y अपॉन l इज इक्वल टू 1 रहेगा।
और जब मैं l को हटा देता हूँ यहाँ से एलसीएम लेकर के, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एल, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ माइनस एक्स प्लस एल, यानी यह मैं स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका हूँ। और यहाँ से पता लगा m का मान -1 है और c का मान कितना है, c का मान l है। कहीं को कन्फ्यूजन है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रश्न कह रहा है दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा, ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है ना, दीर्घ वृत्त की स्पर्श रेखा की बात करता हूं, तो स्पर्श रेखा होने का प्रतिबंध है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सी स्क्वायर का मतलब क्या है सर? सी स्क्वायर का मतलब यहाँ से एल स्क्वायर से रहा, ए स्क्वायर है, एम स्क्वायर, एम आपका -1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो एल स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से एल का मान हुआ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दिमाग में आपके ये चीज़ आ गई होगी। चलते हैं सर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ई और ई डैश एक अति परवलय और उसके संयुग्मी की उत्केंद्रताएं हैं। तो ध्यान दीजिए, अति परवलय की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अति परवलय हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए सर? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। ये अति परवलय के लिए ए बी और ई में एक संबंध की बात होती है अति परवलय होने पर, और यहां से मैं ई स्क्वायर का मान निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए सर देखते हैं हमारी पोजीशन क्या बन रही है। बी स्क्वायर का भाग देना, तो बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर में कौन है? ई स्क्वायर। तो यहां से ई स्क्वायर का मान हो गया ए स्क्वायर एलसीएम लेकर के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये ई स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो मुझे बताइए ई डैश का स्क्वायर, यानी ये संयुग्मी अति परवलय की बात कर लें, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि जब संयुग्मी अति परवलय की बात कर रहे हैं तो ए और बी आपके इंटरचेंज हो जाने वाले हैं। तो ये रिजल्ट रहा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर के बराबर। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? मुझे ज्ञात करना है e टू द पावर -2 प्लस ई डैश टू द पावर -2, ठीक है ना। इसका मतलब है 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर की बात करेंगे। इनके मान डाल देते हैं। देखिए ई स्क्वायर, वापस ध्यान देना, अति परवलय के लिए ए बी ई का संबंध, और वहां से मैं ई स्क्वायर का मान ज्ञात करने वाला हूं, ठीक है ना। तो 1 अपॉन ई स्क्वायर में जब इस वैल्यू को रखेंगे हम, तो 1 अपॉन ई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, भाग उलट गुणा करने पर स्थिति रही ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका एलसीएम बन गया, और अंश में क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हुए, वृत्त के भीतर स्थित किसी बिंदु के वृत्त के केंद्र की तुलना में वृत्त की परिधि के निकट होने की प्रायिकता क्या है? ध्यान दीजिए, हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, ये एक सर्कल की बात है ना, ये केंद्र है और इसके अंदर आधा, ध्यान दीजिए, अगर मैं ये कहता हूं कि ये r है और ये अगर आपका पूरा 2r है, तब इसका मतलब ये जो है रीजन, ये इस परिधि पर वह बिंदु है जो परिधि से और केंद्र से बराबर दूरी पर है, क्योंकि ये भी r है और इस बिंदु की केंद्र से दूरी भी आपकी r रहने वाली है। हमारा प्रश्न कह रहा है उसकी प्रायिकता चाहिए जब वह बिंदु वृत्त की परिधि के निकट हो। इसका मतलब वह बिंदु यहां पर लाइज करना चाहिए। वापस समझ लें इस डायग्राम को, डिजाइन को, क्या कहना चाह रहा हूं भाई, वृत्त है और हम ये कह रहे हैं कि वृत्त, कोई बिंदु वृत्त की परिधि के निकट है ना, केंद्र की तुलना में। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जो 2r है उसका आधा हिस्सा करने पर ये r है। तो अगर इस वृत्त के ऊपर r त्रिज्या वाले वृत्त पर अगर बिंदु है, इसका मतलब न तो वह परिधि से न वह केंद्र से, है ना, अलग अलग दूरी पर है ना, समान दूरी पर हो गया। अगर वो इस के अंदर आ जाता है तो परिधि से दूर और केंद्र से नजदीक हो जाएगा, और अगर वह इससे बाहर इस स्थान पर जाता है तो वह परिधि से नजदीक होगा और केंद्र से दूर होगा। तो मुझे कह रहा है प्रश्न कि परिधि के निकट होने की बात करनी है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए कुल घटनाएं क्या हो गई? कुल घटनाओं का मतलब है बिंदु कहीं पर भी हो सकता है,
कुल घटनाएं पाई आर स्क्वायर की बात होगी, पाई और आर स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है सर आपका 2r का होल स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर आपकी कुल घटनाएं होगी, पूरे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल की बात हो गई। अब मुझे बताइए हमारे लिए अनुकूल घटनाएं क्या हो गई, या पहला काम मैं करूं प्रतिकूल घटनाएं निकाल दूं। प्रतिकूल घटनाएं इसका मतलब है बिंदु का छोटे वृत्त में होना, बिंदु का छोटे वृत्त में होना, और जब बिंदु अगर छोटे वृत्त में है तो प्रतिकूल घटनाएं हो गई पाई आर स्क्वायर। तो बताइए अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई, अनुकूल घटनाएं का मतलब हुआ कुल घटनाएं 4r स्क्वायर माइनस प्रतिकूल घटनाएं पाई आर स्क्वायर, घटाने पर कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो अपना आंसर प्रोबेबिलिटी अनुकूल घटनाएं 3 पाई आर स्क्वायर, कुल घटनाएं पूरा बड़ा वृत्त 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर काट देंगे और आपका आंसर क्या रहा सर प्रोबेबिलिटी 3/4, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलते हैं सर आगे की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है 6 पृष्ठ वाले 3 पासे एक साथ उछाले जाते हैं। ध्यान देना 3 पासे हैं एक साथ में उछालना है, 3 संख्याओं में से ठीक 2 के समान अंक होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। देखिए 2 के समान अंक होना इसकी बात कर रहा है ना, 3 पासे और 2 पर समान अंक, इसका मतलब क्या कर रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी बात कर रहा हूं, पहले पर 1 हो गया, दूसरे पर 1 हो गया और तीसरे पर अन्य अंक हो गया, ऐसे ही होगा ना सर, क्योंकि कह रहा है प्रश्न ठीक ठीक 2 पर समान अंक होगा। तो बताइए पोजीशन हमारी क्या बनती है सर, ये 1 का मतलब 1/6 प्रायिकता, दूसरे पासे पर 1 अंक आना 1/6 पर, और 1 के अलावा अन्य अंक आना उसकी संभावना 5/6। क्या समझ में आ गया सर? लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि पहले और दूसरे पर है, ये रोटेशन भी करने वाले हैं और आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसकी व्यवस्थाएं कितनी हुई। भाई ये तो होगा एक और अन्य अंक की घटनाएं और इनका अरेंजमेंट का मतलब क्या है, पहले पर 1 दूसरे पर कोई अन्य अंक और तीसरे पर अंक आ जाए वापस 1, या पहले पर कोई अन्य अंक आए दूसरे पर 1 तीसरे पर 1 आ जाए। तो उसका जो विन्यास की बात कर रहा हूं उसके अरेंजमेंट की बात अब दोबारा कर रहा हूं मैं, और अरेंजमेंट का मतलब क्या है 3 अंक हैं इसलिए फैक्टोरियल 3, और इसमें से ये 2 रिपीट हो रहे हैं इसलिए फैक्टोरियल 2, ठीक है। और इसी प्रकार से मैं यहां पर 6 से गुणा भी करूंगा। 6 से गुणा क्यों? क्योंकि ये जो घटना है वो मैंने केवल अंक 1 के लिए कंसिडर की है, हो सकता है अंक 2 समान आ जाए, हो सकता है अंक 3 समान आ जाए, तो इस प्रकार से 6 संभावनाएं आपकी बनने वाली है, ठीक है ना। यानी 6 संभावना में समान अंक 1 हो, समान अंक 2, समान अंक 3, ऐसे समान अंक 4, समान अंक 5, तो ये 6 संभावनाएं जो आपकी बनेगी, इसलिए मुझे 6 से गुणा करना पड़ा। तो चलिए आपका आंसर देखिए 2 पर समान अंक आना, कोई भी अंक ले लें, 3 ले लें तो वो भी 1/6 की स्थिति आएगी, 3 के अलावा 5/6 आएगा, लेकिन 3 के रोटेशन की बात करेंगे, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6/2 हो गया गुणा 6। सॉल्व करने पर 6 से 6 कट गया, 6 से ये भी 6 कट गया, कुल मिला कितना हो गया 5/6 और 2 का गुणा 12। हमारे प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें ध्यान देना, पहली चीज तो इसका अरेंजमेंट का 3 रिजल्ट वो भी आपके दिमाग में आए। नंबर दूसरी बात, ऐसे ऐसे 6 रिजल्ट हो सकते हैं, यानी अंक 1 समान होने का एक परिणाम, अंक 2 समान होने का अंक 3, यानी कुल 6 घटनाएं, इसलिए 6 से भी आपको गुणा करना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ABC का माध्य M है। देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ABC का माध्य M, और माध्य का मतलब होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या M। तो यहां से A + B + C बराबर कितना हो गया 3M, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्योंकि हमारा प्रश्न कह रहा है 3 राशियां ABC माध्य M है। A + B + C बटा 3 बराबर M होने पर ABC का योग 3M के बराबर हो गया। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, A² B² C² का माध्य कितना है, ठीक है ना। A² B² C² का माध्य, और आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई इनका माध्य A² B² C² का योग बटा 3 के बराबर होगा। और इसको मैं क्या लिखने वाला हूं सर, इसको ध्यान देना, स्टार मार्क कर रहा हूं, ये मैं लिखूंगा A + B + C का होल स्क्वायर बटा 3। क्यों लिखूंगा सर, वो ध्यान देना, ये इसलिए लिखूंगा कि मेरे पास एक परिणाम दिया है ना, AB + BC + CA बराबर 0, ये आपको दे रखा है, गिवन है।
ठीक है। और अगर ये परिणाम है आपके पास तो मुझे बताइए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी, ये होता है इसका प्रसार, होता है ना सर, क्योंकि तीनों का वर्ग दो दो के गुणा का दुगुना। और जब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दो कॉमन लेते हुए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। और इसका मान क्या हो गया सर? 0 के बराबर हो गया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा 0, ये आपको दे रखा है ना, कि ए बी बी सी सी ए का योग 0 है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर है। तो मैंने इसी परिणाम को लिखा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये ध्यान देना, स्टार मार्क किया है, और ये स्टार मार्क ये यहां से स्टार मार्क है ना, इस कारण से। तो चलिए इसका मान आपके पास में पड़ा है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जैसे ही मान रखाएंगे तो 3m का स्क्वायर बटे में 3 बराबर में 9m स्क्वायर बट्टा 3, और भाग लगाने पर हमारा आंसर क्या रहा? 3m स्क्वायर आपके प्रश्न का आंसर रहा। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी दिमाग में आपके आया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है किसी बंटन का माध्य और माध्यिका का 9 15 है, बंटन का बहुलक क्या होगा? बहुत आसान सा प्रश्न है, आपके दिमाग में आना चाहिए बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, और 3 माध्य का प्रश्न में 15 दिया है, 2 माध्य आपका 9 दिया है, 15 का 3 से गुणा 45 माइनस 18, तो 45 में 18 जाने पर कितना हो गया सर? 27। ये आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर रहेगा। माध्य माध्यिका और बहुलक में सीधा सीधा संबंध और उसके ऊपर सरल सा प्रश्न पूछा गया।